नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। चौथे दौर की वोटिंग पूरे होने के साथ ही आज देश की 378 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। आज 10 राज्यों की जिन 96 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से करीब 62% के आसपास वोटिंग दर्ज की गई है। इसमें 1-8% का आंकड़ा बढ़ सकता है। मतदान के राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.66%, आंध्र प्रदेश में 68.04%, मध्य प्रदेश में 68.01% वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके थे। इसी तरह झारखंड में 63.14, उड़ीसा में 62.96, तेलंगाना में 61.16, उत्तर प्रदेश में 56.35, बिहार में 54.14, महाराष्ट्र में बहुत कम 52.49% वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके थे। जम्मू कश्मीर में 35.75% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर का वोटिंग पैटर्न आंकड़ों में भले कम दिख रहा हो, लेकिन ये पिछली बार के 29% से बढ़ा है। ये राहत की बात है। लेकिन यूपी और महाराष्ट्र में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं हो पाई। और अगर 2019 के हिसाब से बात करें तो अभी भी कहा जा सकता है कि इस बार लोगों में उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है जितना पिछली बार था। तो सियासी दलों की लड़ाई तो पूरी हो गई है। अब बची 165 सीटों पर घमासान होना बाकी है। इसके लिए पीएम मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में मेगा रोड शो किया। कल जब पीएम वाराणसी से नामांकन भरेंगे तो 12 राज्यों के सीएम और कई बड़े बड़े मंत्री वहां मौजूद होंगे। इसी तरह कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी आज रायबरेली पहुंचे थे और लोगों को कई गारंटियां बांटी। तो कुल मिलाकर हवा का रुख किधर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। जंगल राज दिया, इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है, खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहां एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाई और बहनों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। 1 तारीख को जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
खटाखट 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 8,500। अब महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों बता देता हूं, शायद हमारे यहां भाई हैं, पुरुष हैं, आपको अच्छा ना लगे मगर कहना पड़ेगा। बता दूं या नहीं बताऊं? बता देता हूं। तो देखिए, हमारे भाई मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। 21वीं सदी में महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, महिलाएं भी जॉब करती हैं, जो आप करते हो वो भी करती हैं, उनको सैलरी मिलती है? मिलती है? मिलती है ना? ठीक है। तो 10 घंटे घर के बाहर आप काम करते हो, 10 घंटे वो भी करती हैं, मगर फिर जब आप घर आते हो, महिलाएं 8-10 घंटे घर में काम करती हैं। करती है नहीं करती है? हां, इसीलिए उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया साल का जा रहा है। अपने राहुल गांधी रायबरेली में थे आज, जबरदस्त हुंकार भरी और कई जुमलों के हिसाब से खटाखट खटाखट बोलते हुए उन्होंने कहा, लोगों को समझाया कि आपके आंकड़ों बैंक में किस तरह से जो है उनकी सरकार बनी तो 8500 रुपए हर महिला के खाते में जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा वादा उन्होंने जो किया है चुनावी घोषणा पत्र के हिसाब से, और वो जनता को कितना लुभा पाता है ये देखने वाली बात होगी। अब यूपी पे चुनाव बहुत हद तक निर्भर हो गया है, क्योंकि यूपी की आधी सीटों पर मतदान होना बाकी है, पूर्वांचल का पूरा इलाका बाकी है, वहां पर वोटिंग होनी बाकी है। तो इस लिहाज से यूपी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पहुंचे हुए हैं। जोरदार 5 किलोमीटर लंबा उन्होंने मेगा रोड शो निकाला, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। उनको देखने के लिए तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री की जबरदस्त लोकप्रियता है बनारस में। 2014 में जब वहां से 2014 में जब पीएम चुनाव लड़े थे तो उनको करीब 56% वोट वाराणसी से मिले थे, और 2019 में ये वोट बढ़कर करीब 63% हो गए थे। तीसरी बार क्या उनका वोट बढ़ता है, कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बावजूद इसके कल जब वो नामांकन करने जाएंगे तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे। कई बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य यूपी के मंत्री उनके साथ होंगे। आखिर बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और जोश है तो जमीन पर दिखता क्यों नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी। अरशद रजा, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह बिसेन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपर्णा दीक्षित जी आपके पास आने चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है आज जो वोटिंग हुई है और पूरे देश में हुई है, वहां मतदान प्रतिशत घटा है पिछली बार की तुलना में। हालांकि पिछले 2 दौर की तुलना में ठीक कहा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके मतदाताओं में जोश नहीं है। आखिरकार कुछ अगर आप आंकड़े देखें कुछ सीटों पे तो लगातार वोट घटा हुआ है। मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूं। कन्नौज में पिछली बार 60.86% वोट पड़ा था, इस बार करीब उसके आसपास 59% वोट पड़ा है। साक्षी जी की सीट उन्नाव में अगर बात करें तो पिछली बार 56.46% वोटिंग थी, इस बार घट गई है, 53.97% वोट पड़ा है मात्र। नित्यानंद राय की सीट उजियारपुर बिहार में 60.15% पिछली बार था, 54.93 इस बार पड़ा है, यहां भी घटा है 6%। गिरिराज सिंह बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय इनकी सीट है, पिछली बार 62.63% वोट पड़ा, इस बार केवल 54.08% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक। लल्लन सिंह बड़े नेता हैं जेडीयू के, मुंगेर से लड़ते हैं, पिछली बार 54.9% वोट था, इस बार 51.44% वोट, 3% घटा है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल जो टीएमसी के सांसद हैं, 76.62% वोट था, वहां भी थोड़ा घटा है, 69.43% वोट। अर्जुन मुंडा झारखंड में बीजेपी के बड़े नेता, खूंटी से चुनाव मैदान में थे, 69.25% पिछली बार था, इस बार 65.82% वोटिंग मात्र हो पाई है।
हमारे ग्राफिक के जरिए भी आप देख सकते हैं 2 बार का वोटिंग पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है। ये एक गंभीर बहस का विषय है। तो अपर्णा जी, सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहेंगे, आखिर ये वोट घट क्यों रहा है आपके हिसाब से? देखिए, एसबीआई सर्वे के मुताबिक अभी करीब जो दूसरे तीसरे जो 3 चरण हुए थे उसके मुताबिक करीब 8.5 लाख जो वोटर था वो कहीं ना कहीं बढ़ा है इस बार, जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। अभी आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो शायद 5 बजे के दिखा रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ 6 बजे की। तो जो पिछली बार जो तीसरे चरण का मतदान था वो 59% था। रही बात कि हाँ, ये बात समझ सकती हूँ कि गर्मी होने के कारण कहीं ना कहीं मतदाता में बाहर नहीं उतने समय से निकला है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है उसमें मतदान बढ़ा है और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो आगे आकर और आगे बढ़कर जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिला है। और मैं ये कहूंगी कि हमारा जो वोटर है वो 10 का 10 बना हुआ है और आशीर्वाद दे रहा है। और हम भारतीय जनता पार्टी जो बूथ स्तर पर कार्यक्रम चला रही थी कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाए जाएंगे, लगभग 10% वोट बढ़ाएंगे। हमारी पूरी जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार जो 2019 में सीट आई थी उसको लेकर 10% का रेशियो हमने बना के चला था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज्यादा नामुमकिन जैसी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो 2019 में हमें मत प्राप्त हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम 10% हर बूथ पर अगर मतदान बढ़ाएंगे या फिर मतदान करवाएंगे तो ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इसलिए हम बात कर पाते हैं कि हम 4 पार जाएंगे, इसलिए हम बात कर पाते हैं उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट आएंगी। तो ये जो मतदान हो रहा है, मैं ये कहूंगी कि ये विपक्ष की तरफ से जो हो रही मुद्दे की बात है, जनता को समझ में नहीं आ रही है, जनता कंफ्यूज है, इनके जो वोटर है वो बाहर नहीं है, इनके बच्चे नहीं लग रहे हैं। ठीक है। तो इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनकी तरफ से जो रुचि आनी चाहिए इनके कार्यकर्ताओं में वो रुचि भी देखने को नहीं मिली है। इनके अपने प्रचार प्रसार के लिए ये बाहर नहीं निकले हैं। जब लास्ट टाइम आ गया तो अंगड़ाई लेकर निकले थे कि आप चलो प्रचार करते हैं। तो इनकी तरफ से जो वोटर है वो नहीं निकला, इनका जो खाटी कार्यकर्ता है वो नहीं निकला। वही भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है, पड़ा है और स्थिर है और स्थिर बना हुआ है। और आप देखेंगे 4 जून को कि जनता का आशीर्वाद पूरी तरीके से प्राप्त होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते। ठीक है अपर्णा जी। अरशद रजा जी, किस तरह सुना आपने? अपर्णा जी कह रहे हैं कि उनका वोटर तो पूरा निकल रहा है, विपक्ष का वोट इस बार नहीं निकल रहा है, उसमें उत्साह नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। और इस लोकतंत्र के महापर्व में मुझे आवाज नहीं आ रही है। लोकतंत्र और संविधान के दम पर मेरी आवाज मिल रही है? बोलिए आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बोलिए। अरे डिबेट में हूँ भाई, डिबेट में हूँ। बोलिए अरशद जी, बोलिए। ठीक है, तब तक अपना माइक ठीक कर लीजिए। मैं सुनील त्रिपाठी से सवाल ले लेता हूं। सुनील जी, मतदान का प्रतिशत देखा आपने, आंकड़ों के जरिए जो है वो 2019 की तुलना में घट रहा है। बीजेपी कह रही गर्मी बहुत है, हमारा वोटर पूरा निकल रहा है, विपक्ष का वोटर नहीं निकल रहा है। क्या लगता है आपको, जो आपने पूरे दिन देखा होगा आज? अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक बंद है आपका। जी बोलिए। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है? अशोक सिंह जी बिसेन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपको आवाज आ रही है? सर। वोटिंग परसेंटेज घटने की वजह क्या लगती है आपको? ये वास्तव में चौथे चरण के चुनाव में जो इस चिलचिलाती धूप में लोग मतदान स्थल तक आए और वोट जो भी किया उनके लिए जो है उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ में ये अफसोस जरूर जाहिर करता हूं कि मतदान कम हुआ है। लेकिन ये मतदान हमारा कम नहीं हुआ है, ये मतदान जो है हमारे विपक्ष जो है भाजपा का कम हुआ है, क्योंकि उसका वोटर सुकुवार है। हमारे सभी वोटर जो है
जो है मतदान स्थल तक आए हैं, क्योंकि हमारा वोटर जो है आज चुनाव जो है पीडीए गठबंधन के जो जनता है स्वयं लड़ रही है। तो आपका वोटर नहीं घटा, बीजेपी का घटा है कि एक ऐसा क्यों लगता है आपको? हमको इसलिए लगता है क्योंकि आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो है अपना जो है आरक्षण बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के लिए जो है हमारा वोटर, हमारा पीडीए का जो है अखिलेश यादव का हर सिपाही, हर वोटर, हर समर्थक जो है स्वयं चुनाव जो है अपने हाथ में लेकर स्वयं लड़ रहा है। हमारा वोटर जो है अपने घर से सुबह नहा धो के बूथ पर जाके डट जा रहा है और एक एक वोट जो है डलाने का काम कर रहा है, क्योंकि अब जो है भाजपा जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि जितने भी पिछड़े हैं सारे हमारे भाई हैं, ये अखिलेश जी का कहना है। क्योंकि अखिलेश जी जो है एक उन्होंने वादा किया है कि हर पीडीए को जो भी अग्निवीर जो है उनको हम जो है अब 6 महीने साल बस 3 साल की नौकरी नहीं, उनको पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। और संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई में जो है यही लोग आज जो है अखिलेश यादव के साथ साइकिल पर सवार होकर उनके प्रत्याशियों को लोकसभा पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। ठीक है सुनील, ठीक है अशोक जी, ठीक है। सुनील जी आपकी आवाज आ रही है? सुनील त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ आ रही। सुनील त्रिपाठी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं के बयान सुन लिए। जो मतदान प्रतिशत घटा है उसके लिए दोनों ही मानते हैं कि हमारे वोटर तो निकल रहे हैं, दूसरे के वोटर नहीं निकल रहे हैं। आपने पूरे दिन देखा होगा और 2019 की तुलना में भी बहुत कम वोटिंग हो रही है हर राज्य में। और बड़े बड़े नेताओं का मैंने अभी आंकड़े दिए, साक्षी महाराज का आंकड़ा दिया उन्नाव का, गिरिराज सिंह का आंकड़ा दिया बेगूसराय का, लल्लन सिंह मुंगेर, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल, अर्जुन मुंडा खूंटी, नित्यानंद राय उजियारपुर और खीरी, अजय सिंह टेनी, सबके यहाँ वोटिंग गिरी है। क्या लगता है आपको क्यों वोट गिर रहा है इस बार? देखिए, मेरी समझ दो कारण है इसके। एक तो मौसम इतना इस समय टाइट है, इतनी गर्मी हो रही है कि वोटर निकल नहीं पा रहा। दोपहर के बाद में वोट निकलना ज्यादा पसंद करता है, या तो सुबह वो बढ़िया पड़ती है या तो शाम में पड़ती है। दोपहर टाइम में इतनी गर्मी हो रही है, इस कारण वोटर निकल नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि कुछ नेताओं के व्यवहार से भी जनता काफी दुखी है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी कोई क्षेत्र नहीं आता है, लोगों की शिकायत है, और चुनाव हारने के बाद भी लोग नहीं आते हैं। अभी आपने देखा होगा स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, मैं राजधानी की बात करूं तो यहाँ 38% वोट पड़े थे। तो अब मतदाता भी धीरे धीरे नेताओं के कथनी और करनी से बहुत दुखी नजर आ रहा है। तो यही कारण है कि लोग वोट डालने नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने कई लोगों से संदर्भ बात किया तो लोगों ने कहा, अरे मुझे वोट डालने से क्या फायदा है, न नेता हमारे पास जीतने के बाद आता है, न हारने के बाद आता है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप कहें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व के कारण वोट डालने लोग जा रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए कितने सांसद, कितने विधायक क्षेत्रों में गए हैं, इसका भी आकलन आप कर सकते हैं। केवल मैं सीतापुर की बात करूं तो मैं आप वहां था, लोगों ने कहा कि वोट तो हमको नरेंद्र मोदी जी को देना है, योगी जी को देना है। सांसद इस क्षेत्र में हमारे आते ही नहीं है, विधायक जी आते नहीं है। विधायक जी आते कि नहीं आते मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो जनता यहाँ कह रही है। तो जब मेरे एक छोटे जिले के ये हाल है तो उसका पूरे देश के ही हाल हो। और आप भी देखते हैं चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही पॉलिसी दल सत्तारूढ़ होते हैं, पब्लिक से मिलना पसंद ही नहीं करते हैं। अगर पसंद करते होते तो मुख्यमंत्री जनता दर्शन में इतनी भीड़ क्यों होती है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो इतना भीड़ क्यों? तो सुनील जी, आपकी बातों से लगा कि जो वोट घट रहा है वो तो बीजेपी घट रहा है फिर तो, क्योंकि ज्यादा सांसद तो उन्हीं के ही हैं यूपी में। ऐसा नहीं है, ये विपक्ष का भ्रम है। अभी मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे क्या ईवीएम मशीन है आप, लेकिन ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि किसका मत मतदान तक पहुंचा, किसका नहीं पहुंचा है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष दावा कर रहा है कि 4 जून को, मैं तो सुबह से कई चैनलों पे बैठने मुझे अवसर मिला, मैं सब जगह देख रहा हूँ 4 जून को मेरी सरकार बन रही है। अच्छी बात है, लेकिन एक बात जरूर है कि ईवीएम पे आप लोग मत बाद में रोइएगा, ये तो नरेंद्र मोदी जी की ईवीएम जिता के ले आई उनको।
अगर आपका मतदाता दावे पहले निकल रहा वोट डाल रहा है, मेरा एक निवेदन छोटा सा है कि ईवीएम पे मातम मत करिएगा ठीक है, और चुनाव आयोग की उंगलियां न उठाइएगा। जी ठीक है। अरशद रजा जी कह रहे हैं आप हारने को तैयार रहिए और ईवीएम पे ठीकरा मत फोड़िए। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। बाकी के पैनलिस्टों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं आपके दिखाए गए जो भी रिपोर्ट है उसके अनुसार बात करूंगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और सुनील त्रिपाठी जी ने बात कही है उसका एक एक जवाब देना चाहता हूं। केवल 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। एक तरफ वो शक्ति है जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, एक तरफ वो शक्ति है जो मणिपुर पर बात नहीं करना चाहती है, एक तरफ वो शक्ति खड़ी है जो लद्दाख लुटता हुआ देखकर भी खामोश है, एक तरफ वो शक्ति है जो अरुणाचल में चीन के द्वारा किए जा रहे कब्जे पर खामोश है। अब ये सब बोलेगा फिर आप बोलेगा इंटरप्रेट मत पर चुप है। ये सब तो रोज बोला जाता है। आज की बताइए ना, चुनाव का मतदान क्यों गिरा? नहीं मैं वही बता रहा हूँ। सुनिए तो देखिए, बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है सुनील त्रिपाठी जी। और आप हमसे वो बीच बोलने की नहीं है, आप वो सब बातें बोल रहे हैं जो रोज आपके प्रवक्ता बोलते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तीन चरणों के चुनाव जैसे ही बीते, आज चौथा चरण का चुनाव था। पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार बौखलाए हैं, इस प्रकार हार देखता हुआ हताशा और निराशा की ओर चले गए हैं कि मंच पर खड़े होकर खुलेआम पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि देश का 15वां प्रधानमंत्री इस देश में चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करता है और इस वक्त चुनाव आयोग खामोश है। आप हैदराबाद में देखे होंगे किस प्रकार से माधुरी लता वोटरों के वोटर आईडी को चेक करती है, किस हैसियत से चेक करती है। मैं आपके चैनल पर पूछना चाहता हूं, ये किसके स्व पर चेक करने की हिमाकत करती है? चुनाव निष्पक्ष करा रहे उन अधिकारियों पर किस प्रकार से दबाव बनाया जाता है, ये खुलेआम आज मीडिया पर आया है, आज की मीडिया में दिखाया गया है। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक हकीकत है जिसकी बात सुनील त्रिपाठी जी कर रहे हैं? जिस 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, किसानों के एमएसपी देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, महिलाओं के सम्मान की बात की थी, बेरोजगार युवाओं के सम्मान की बात की थी। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? क्या काशी क्योटो बना? मैं बनारस घूम के आया हूं सुनील त्रिपाठी जी। सड़कों पर नालियां बहती हैं, सड़कों पर कूड़ों का ढेर है। ये है नरेंद्र मोदी जी का काशी का क्योटो मॉडल। और आपको भरोसा नहीं है तो आप चले जाइएगा, आप भी घूम के चले आइएगा। एक तरफ वो शक्ति खड़ा है जिन्होंने अपने परदादा को देश की आजादी की लड़ाई में 12 वर्ष जेल काटे, जिनके पिताजी इस देश के लिए शहीद हो गए, जिनकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, वो अगर मंच पर खड़े होते हैं तो वो बात कर रहे हैं इस देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। जो भी ग्रेजुएट हैं, जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको 1 साल की पक्की नौकरी, अप्रेंटिस की गारंटी दे रहे हैं। 30 लाख केंद्र में जो सरकारी पदे खाली है उसको भरने की आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हिमाकत कर रहे हैं, मंच से बात कर रहे हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत नारी सम्मान और नारियों को सशक्त बनाने के लिए 8,500 प्रति महीने और साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डालने की बात कर रहे हैं। किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। किसानों के सारे उपकरण जो कृषि में उपयोग होते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे जनरेटर हो, हल हो, चाहे कोई भी सिंचाई हो, आप उसको जीएसटी मुक्त करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो मंच से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद यही कर रहे हैं, बाकी उनके मुद्दे में न तो रोजी की बात है, न रोजगार की बात है, न कपड़े की बात है, न मकान की बात है, न ही शिक्षा की बात है, न स्वास्थ्य की बात है, न बिजली की बात है, न पानी की बात है, न सड़क की बात है, न कोई उद्योग धंधे लगाने की बात है। इस प्रकार ये पूरा स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी हार देखकर हताशा और निराशा की ओर जा चुके हैं और बौखला करके किसियानी बिल्ली खंभा नोचे एक कहावत है, उससे में आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने का कार्य कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए जी। ठीक है, ठीक है। अपर्णा दीक्षित जी, सुना आपने, विपक्ष बहुत हमलावर है और बार बार कह रहा है कि हम मुद्दों की बात करते हैं और प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है बार बार जो है मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पर जाती है। आखिर क्या जरूरत पड़ रही है आपको? क्या चुनाव थोड़ा बदला लग रहा है इस बार? नवीन जी, मुझे कभी कभी लगता है इन लोगों ने लाइनें रट ली है, लाइनें रटी हुई लाइनें, ये लगातार प्रवक्ता है इनके। आधी लाइनें तो रटी हुई, वो तो मैं रोज सुनता हूँ, आधी लाइनें तो रोज बोली जाती है। बीच में नहीं, बीच में मत बोलेगा। तो ये लाइनें जो रटी हुई है, चलो मैं इसका जवाब दे देती हूँ। कहाँ ईपीएफओ के माध्यम से कहाँ बेरोजगार नहीं दिए? पिछली ईपीएफओ में ही दिखाया गया 15,000 लोगों को रजिस्ट्री का, क्या उसके माध्यम से रोजगार नहीं दिया जा रहा है? क्या महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं किया जा रहा है महिलाओं का?
क्या उत्तर प्रदेश की ही बात कर लो, कानून व्यवस्था को लेकर आज जो बात करूँ आपसे, नंबर 1 की क्वालिटी में आ रहा है, नंबर 1 की क्वालिटी में उत्तर प्रदेश आ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले, और उसी के माध्यम से आज जब कानून व्यवस्था आज नियंत्रण में है, और सारे जो आपने आरोप लगाए हैं, मैं उनकी बता दूं कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपके जो आरोप हैं अनर्गल आरोप है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेरोजगार और शिक्षा व्यवस्था की बात आपकी ही पार्टी के जो अशोक जी हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि मुलायम सिंह जी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था को कितनी बुरी तरीके से घसीटा गया है, दीमक लगा दिया था शिक्षा व्यवस्था में, इतना ज्यादा सेंटर पर केंद्र करके कि आज पेपर बोल दीजिएगा काम कर रहा है। भर्ती घोटाले कहाँ से शुरू हो गए? आपकी केंद्र सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार थी, तो मैं बीच में इंटरफेयर मत करिएगा, इंटरफेयर, क्योंकि मुझे आपका जवाब देना, आपकी लाइनें जो रखी है, मैंने भी कुछ लाइनों का जवाब सोच रखे हैं आपकी, तो लौट के नहीं आता हूँ, मेरे दिमाग में है, लौट के नहीं बोलता हूँ। बात करके हम जब भी बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो आप चले जाते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। महंगाई कौन से 5 साल से, जिसमें आपकी सरकार में 5 साल ऐसे बता दीजिए जिसमें 5% महंगाई दर हो। आप मुझे बेरोजगारी दर 3%, ऐसे 3 साल बता दीजिए जिसमें 3% महंगाई दर है। वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जब महंगाई और बेरोजगारी इतने निचले स्तर पर आई है। आपकी सरकार में भ्रष्टाचारियों ने एक गढ़ बना रखा है। जितने भी जेल से वापस आए हैं, लालू प्रसाद यादव ले लो, आ रहा हूं अर्षद जी, आ रहा हूं, आपके केजरीवाल ले लो, इन सब ने मिलके एक गुट बना लिया है और उसका एक एनडीए अलायंस बना लिया है। इन सब ने सोच लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी तो मेरा जेल जाना तय है। केजरीवाल तो आज भी बोल रहे थे कि मुझे वोट दे दो, नहीं तो मैं जेल में वापस चला जाऊंगा, भीख मांग रहे थे जनता से। मैं आपको बता दूं नवीन जी कि उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में ही बात की जाए, पूरे भारत की, तो इनके ही लिए मुद्दे हैं। वोटर को नहीं दिखता क्या मुद्दा? सिर्फ प्रवक्ताओं के लिए मुद्दे बना दिए इन्होंने, रट लिए। आज आप बात कर रहे हो कि महालक्ष्मी योजनाओं के तहत महिलाओं को सम्मान दोगे, 1 लाख रुपए बात दो। अरे 7.8 आज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहाँ से देने की बात कर पा रहे हो 1 लाख रुपए? 2014 से पहले ये व्यवस्था थी क्या? कोई सोच सकता था कि महिलाओं को? अरे अच्छा, इतना बता दो मुझे आप महोदय, कहाँ से दोगे? कोई रेवेन्यू जनरेट करोगे, कहाँ से करो? कोई योजना बनाई है? जरा मुझे इतना जवाब दे दीजिए, ये बताइए। वो कह रहे हमने पूरा बना के रखा हुआ है। राहुल गांधी जी बोले थे रायबरेली में आज कि 8,500 रुपए हर महीने 1 जुलाई को पहुंच जाएंगे महिलाओं खाते में। बता रहे हैं, उसका जवाब बड़ा कड़ा है। महिलाओं को 1 लाख रुपए आप कहाँ से देंगे? क्या क्या योजना बनाई है आपने? कृपया इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, पूछ लेते हैं, बात कर पा रहे हैं ना, पूछ लेते हैं अपर्णा जी, पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जवाब सुन लीजिए ना। करते हो 60 साल राज आपने किया है। अर्षद जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे इसका। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र
लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिन भर चौथे दौर का मतदान हुआ और 378 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ घमासान आखिरी दौर में पहुंच गया है। क्या कुछ हो रहा है, क्या सियासी गतिविधियां हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, अरशद रजा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, सुनील त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अशोक सिंह बिसेन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अरशद रजा जी, सुना आपने अपर्णा जी ने क्या कहा। आपसे पूछा है कि 8500 रुपए खटाखट 1 जुलाई से हर महीने महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे। कहां से आएंगे इतना सारा पैसा इस देश में? मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी साल में केवल चंद उद्योगपतियों को, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। चंद उद्योगपतियों को जिस प्रकार से अरबपति बनाने का कार्य किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 8,500 करोड़ के 2 एयरप्लेन अपने लिए खरीदे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 2.5 करोड़ 10 लाख के सूट पहने हैं, चश्मे पहने हैं और लाखों का कलम खरीदे हैं। आपको बता दे रहे हैं, राहुल गांधी जी ने सीधा स्पष्ट कहा है 16 लाख करोड़ रुपए 24 साल के मनरेगा का पैसा है और उस 16 लाख करोड़ रुपए से 24 साल तक नरेगा का पैसा भरा जा सकता है। और राहुल गांधी जी ने देश के सामने पूरा प्लान बताया है कि किस प्रकार से महालक्ष्मी योजना के तहत माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना जाएंगे। ये 16 लाख करोड़ रुपए इनसे, ये इनके मित्र है ना अडानी और अंबानी, हम जो हमारे दो की जो सरकार है और इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड से, पीएम केयर फंड से, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर जाकर खड़ी हो गई है और देश और जनता के सामने, पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी जी आज भ्रष्टाचार पर नहीं बोल पा रहे हैं। जिन भ्रष्टाचारियों को अपने मोदी वॉशिंग पाउडर में नहला धुला करके भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी और सीबीआई से घेर कर अपनी पार्टी में शामिल कराया है ना, इन सभी भ्रष्टाचारियों से, इनके अडानी और अंबानी अरबपति मित्रों से सारे के सारे पैसे लेकर के, टोटल पैसे लेकर के, जितने पैसे अरबपतियों को दिया गया वही पैसा राहुल गांधी जी सीधा महालक्ष्मी योजना के तहत सम्मानित माताओं बहनों के अकाउंट में डालने का कार्य करेंगे। सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया, आपको हमने पूरा प्लान बता दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का आकंठ बोया गया है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार के सीमा को तोड़ा गया है, लांघा गया है, उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगी? इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपसे जवाब मांगना चाहते हैं। 250 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए और कोविशील्ड, यहाँ तक कोविशील्ड जो कोरोना के समय में कोविशील्ड लगाए ना, उससे भी 52 करोड़ चंदा लेकर नरेंद्र मोदी जी टकार गए हैं। उस पर आप क्या जवाब देना चाहती हैं? हम आपसे सीधा पूछना चाहते हैं। ठीक है अपर्णा जी, बोलिए। ठीक है अरशद, बोलने दीजिए। जनता पार्टी भ्रष्टाचार के सीमा में, ठीक है अरशद जी आपकी बात आगे बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी जब इन्होंने बोलना शुरू किया था। आप बोलिए अपर्णा जी। जब इन्होंने बोलना शुरू किया था तब मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी। आप कृपया रिपीट कर दीजिए एक बार, इन्होंने क्या जवाब? ये कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे क्या बोलेंगे, ये सब, और इसके अलावा जो पैसा जो है उद्योगपतियों को बांटा है वो हम छीनेंगे और उसको बांटेंगे जनता के बीच में। अच्छा, आर्थिक सर्वे की बात राहुल गांधी ने की थी तेलंगाना से, जब इन्होंने अपना जब इनका मैनिफेस्टो आया था तो उन्होंने आर्थिक सर्वे की बात करी थी। आप अपनी महिलाओं, आप बताइए आर्थिक सर्वे का मतलब क्या था? कि आपके मैनिफेस्टो के आर्थिक सर्वे का मतलब सीधा ये था आपके चंद उद्योगपति मित्रों के पोल खुल जाएंगे देश के सामने। 22 मित्रों का जो 70
अरशद जी सुन लीजिए, अरशद जी सुन लीजिए, आपकी बात आ गई है, सुन लीजिए। ये देश के सामने लाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी इस चीज को सामने लाना चाहते हैं। बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आपने भी सवाल किए हैं, जवाब मेरा दिया आपने, मैं आपका जवाब बोलिए बोलिए अपर्णा जी, बोलिए। जनता के पास आवाज न पहुंचे तो आप ये बताइए, मेरे ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। उससे पहले मुझे बस इतना बता दीजिए, 2014 5 अप्रैल को मुस्लिम वक्फ बोर्ड को आपने प्रॉपर्टी लुटमेंट जोन की जो दे दी थी, कृपया करके वो वापस कराएंगे। आप क्या हिंदुओं के पीछे पड़े हैं? कभी आपने राम मंदिर पर कभी कोई बोलती कभी कोई कहता है कि इसका कोई ऐसे कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने क्या प्रॉपर्टी करिए कि आपने खरीदी है बिजली, पानी, रोजी रोटी, कपड़ा, अभी भारत देश में तीसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात है। आप एक ही चाहते हैं, इसलिए आप उनके गुणगान गा रहे हैं क्या? सिर्फ आपके लिए सोचते हैं इसलिए आप गुणगान गा रहे हैं शायद। के नाम पर कभी अरशद जी बीच मत बोलिए, अरशद जी बीच मत बोलिए, सुन लीजिए। ये यही करते हैं, पहले सवाल बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना मेरे शो में। आप जवाब नहीं दे पा रही है ना, आपको मौका मिलेगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए अरशद जी, सुन लीजिए। अरशद जी बीच में नहीं बोलना है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए अपर्णा जी। ये बीच में बोलते हैं तो समझ में तो आता नहीं। आपको मौका दूंगा, बोलने का पूरा मौका दूंगा, ठीक है, बोलिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर है, आपको बता कि जितना हमारे पास आया है, आज आप बात कर पा रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पर। आपके यहाँ पर चंदा कैसे दिया जाता था, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था भाई साहब। ये ब्लैक मनी था जो वापस धीरे धीरे लाया जा रहा है। आप कहते थे कि ब्लैक मनी कैसे लाओगे, जैसे धीरे धीरे लाया जाएगा। आप आज आंकड़ों से बात कर पा रहे हैं, आपके यहाँ आंकड़ों पर बात नहीं कर पाते थे। ऐसी लिख के देखिए हो जाता था, कैश बोलियां भर के आते थे, टेम्पो भर के आते थे आपके यहाँ, कैश और पैसे कैश आता था। आज भी कर्नाटक के जब पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें भी यही आया था सामने कि कैसे घरों में कैश फेंका गया है आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो हमें आप सिर्फ इतना बता दो कि सिर्फ ये रूल जो बने हैं 1400 करोड़, आप भी तो बताएंगे ना। कृपया करके मुझे आप ये बताइए, आपकी पार्टी 1400 करोड़ रुपए कहाँ से जो लाई है उसका क्या कर रही है। दूसरा ये है कि आपने क्यों लिया, अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी प्रॉब्लम थी, और आपकी पार्टी ने ही इलेक्ट्रल बॉन्ड की सबसे ज्यादा संसद में सराहना की थी, वो क्यों करी थी। आज जब चंदा, अगर हमें, हमारी पार्टी अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका अगर चंदा ले लिया तो इसमें क्या बुराई है। आपकी पार्टी ने लिया, अन्य पार्टियों ने लिया है, तो क्या समस्या क्या रही है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें संभाला जाएगा। शुरू से लेकर शीर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का आज भी ये कह रहा है कि जो त्रुटियां हैं उन्हें संभाला जाएगा और उन पर काम किया जाएगा। और रही बात आपकी दूसरे प्रश्न की, तो आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, लुटेरेंस जोन की प्रॉपर्टी का क्या करेंगे आप, जो आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी, जो प्रीसियस प्रॉपर्टी थी, उसका बताइए रजा जी। ठीक है अपर्णा जी, जवाब देंगे। इससे पहले बिशन जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। बिशन जी, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी ने, कई सीटों पर आपने काफी अच्छी उपस्थिति दिखाई है। अब पूर्वांचल में ऐसी लड़ाई है, पूर्वांचल में कैसे लड़ेंगे? आपके बहुत सारे साथी इस बार है नहीं। जिस तरीके से जनता ने हमारा चुनाव जो है, पीडीए का चुनाव जो है अपने हाथों में लेके लड़ा, खुद जो है बूथ तक आके लड़ा और लोगों के बीच जाके लड़ा, तो आज जो है भाजपा को जो है इस चीज की, इस असफलता का जो है अंदाजा हो गया है। क्योंकि 2012 में 66 जिलों में जो है 2000 के मानदेय पर जो है समग्र विकास पंचायत के जो है एक महिला और एक पुरुष को अखिलेश यादव ने जो है रोजगार देने का काम किया था। लेकिन 2018 में बिना बताए, बिना सूचना के जो है सारे समग्र विकास के कर्मचारियों को, प्रेरकों को जो है बगैर सूचना के जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आज 5 साल 20 साल जो अध्यापक जो है नौकरी किए हुए था, उनको जो है ये भाजपा सरकार, योगी सरकार जो है निकाल के बाहर कर दिया। आज वो बेरोजगार हैं, उनके बाल बच्चे जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। आज उनकी आह बोल रही है।
क्योंकि उनकी जो है मोदी और योगी के ऊपर आ चुकी है, जनता इनसे ऊब चुकी है। अब जो है अपनी रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, रोजगार के लिए जो है अब जो है हर आदमी जो है अखिलेश यादव का जो है खुद अस्त्र बन गया है, क्योंकि जनता अब जो है अखिलेश यादव पीडीए चुनाव नहीं लड़ रही है, अब तो जनता स्वयं अपने हाथ में लेके चुनाव लड़ रही है और स्वयं लेके जा रही है बूथ तक और मतदान करा रही है। और इसका जो है खामियाजा जो है बीजेपी आगे भी भुगतने जा रही है, पूरे पूर्वांचल में इसका खामियाजा भुगतेगी और हमारी जो है अखिलेश यादव के जो है जो ताकत है तो पूरे उभर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत बनने जो है अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, पूर्वांचल की बात आई है। पूर्वांचल की 26 में से 21 सीटें बीजेपी के पास इस समय हैं। बहुत तगड़ा दाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा मेगा रोड शो निकाला 5 किलोमीटर का, आज कल नामांकन भरेंगे। उसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के लगभग सभी बड़े नेता वहां मौजूद होंगे। इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल खुश करने के लिए है कि वाकई बीजेपी को जरूरत पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश की सीटों को कब्जा करने के लिए बहुत बड़ा मतलब उनको तामझाम चाहिए। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल की लड़ाई किधर जा रही है? आप ये बताइए, जो परिवार क्या चलता है, तो क्या कोई किसी बुलाने आता है? परिवार के सारे सदस्य उसके साथ चल देते हैं। तो मेरा तो यही आकलन है कि नरेंद्र मोदी जी को की आवश्यकता नहीं है। ये एक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है जो साथ चलने को हर कदम पर तैयार है। और अभी हमारे मित्र जो है थोड़ा सा चर्चा कर लूं, शुरुआत काफी देर से शिक्षा को लेके कांग्रेस ने शिक्षा पे क्या कार्य किए हैं। पहली बार तो आ नहीं रही, 70-60 साल आप इस देश में रहे, आपने क्या किया? 250 में अरहर दाल भी तो आई, तब महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही थी। 5,000 रुपए जिस किसान की चर्चा कर रहे हैं, लगान और सिंचाई को लेकर के 5,000 रुपए के लिए किसान को एसडीएम की जेल में डाला जाता था, 15 दिन जेल काटता था। आ रहा हूँ। अगर अरशद जी उस समय हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ उम्र के हिसाब से, लेकिन मैंने उस दृश्य अपने आंखों से देखा 56 साल के एज में, जिस समय अमीन आता था कांग्रेस सरकार में, लोग गरीब बेचारे, दलित बेचारे घर छोड़ भाग जाते थे, उनके जानवरों को लाद करके एसडीएम जेल बंद किया जाता था मात्र 5,000 रुपए के लिए। आप किसानों क्या चर्चा करते हैं? आप 20 साल से सत्ता में बाहर आप आएंगे, कितने लोग राजा बना देगा? आपने किया क्या आप तक? ये तो बताइए कम से कम कि आप जो करें महिलाओं के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में देखा 3 तलाक से हमारी बहन बेटियों को जो नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर थे, उनको उस नरक से बाहर किया। हलाला जैसे कुकर्म से हमारी बहन बेटियों को मुक्त कराया। आप कहें नारियों के लिए क्या किया? नारी सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा कदम नहीं उठाया? और उत्तर प्रदेश की आप चर्चा करो तो आज हमारी बहन बेटियां आराम से स्कूल जा रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो दौर भी, अपने आंख से मैंने देखा हनुमान सेतु पास हमारी बहन बेटियों को रावण ऐसे छीन नोच रहे थे, FIR तलाश नहीं हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय की हमारी बहन बेटियां थी, गेट से लोग छेड़ना शुरू कर देते थे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये तो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया है, अखिलेश ने क्या किया। आप विकास बात करें तो मैं अखिलेश जी को थोड़ा सा मानता भी हूँ, विकास कार्य किया। आपके कार्यकाल में कितनी सड़कें बनी थी, जो पूर्व लोग सब देख रहे हैं कितनी सड़कें। और आपने शिक्षकों की बात की, वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में DHM पार्क में अपनी आंख तस्दीक गवाहों घोड़ों से टीचरों को रौंदा गया, बसों से पूछा गया टीचरों को। अगर पुराने लोग बैठे हों, आप वरिष्ठ पत्रकार आप देख लीजिए, आप मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सालों 10 सालों कुछ किया ही नहीं। ये अगर किया है तो 4 दिन जैसे रिजल्ट सामने आ जाएगा। और अब हम लोग आते हैं पूर्वांचल। देखिए वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अपनी कसर नहीं छोड़ी जिससे सीटों को न जीत सके। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी को ले लीजिए, उनका भी एक कद है पूर्वांचल में। और इसके अतिरिक्त अन्य नेता भी पूर्वांचल में, अगर अखिलेश जी को इतना ही विश्वास था तो आजमगढ़ चुनाव पाए नहीं लड़े, कन्नौज चुनाना पड़ा। ऐसी कई चीजें अभी भविष्य गर्त में पड़ी हुई हैं। ये 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किसका मतदाता जा रहा है, कौन ईवीएम में मातम कर रहा है। ये बस बहुत दिन नहीं, थोड़े दिन है। उसके बाद फिर लोग कहेंगे अरे मुंगेरी सपना साहब ईवीएम ने जितवा दिया। एक बार निवेदन साथ करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि मान्यवर ईवीएम और चुनाव को दोष मत दीजिएगा।
आप जनता के बीच में जाइए, जनता आप साथ खड़ी है। ठीक है, बोलिए अरशद जी, बोलिए कहां से 272 सीटें कहां से आ रही हैं, कुछ बता दीजिए सुनील जी को। खटाखट आ रही है। मुझे जवाब देने का अवसर दिया जाए। जी आपसे बोल रहा हूँ, आप बोलिए 272 सीटें कहां से आ रही सरकार बनाने के लिए? भैया जवाब देने का अवसर दिया जाए मुझे। लगता है अरशद जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरशद जी बोलिए बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस 70 साल इस देश में राज किया। ये कौन से वरिष्ठ पत्रकार है, इनको यही जानकारी नहीं है। कांग्रेस में आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 55 साल कांग्रेस ने राज किया था। आप बीच में ना बोलिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जरा सा। अरे भैया 75 साल देश की आजादी के हुए, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार में है। क्या आप इनको भी कांग्रेस का मानते हैं क्या? इनको भी कांग्रेस का मानते हैं क्या? मोटा बता रहे हैं वो, आप समझ लीजिए उसको। इनको भी कांग्रेस का मानते हैं क्या आप, नरेंद्र मोदी जी को भी? तो पहले आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, तो पहले ये सही कर लीजिए कि कांग्रेस 70 साल इस देश में राज नहीं की है, पहली चीज। दूसरी बात, आपने शिक्षा की थी कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने गांव के अपने मैं अरे भाई मेरे सुनिए तो, अरे भाई वरिष्ठ पत्रकार है, आप सुनने की क्षमता रखिए। सच्चाई से कितना पकड़ा जाएंगे ये तो उचित नहीं है ना। आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। सुनिए 2 मिनट, एंकर महोदय इनको बीच में रोकिए। अब सच्चाई सुन लीजिए। अब सच्चाई इनको सुनने की हिम्मत नहीं है ना। चले बोलिए जिस गांव में निवास करते होंगे, आप जिस पंचायत में निवास करते होंगे, आप जिस नगर में निवास करते होंगे और जिस बूथ पर वोट देने जाते होंगे ना, वो प्राथमिक पाठशाला कांग्रेस का देन है। अरे सुनील त्रिपाठी जी, आप कैसी बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं? जिस बूथ पर आप जाके वोट डालते हैं ना, वो कांग्रेस का देन है। तो शौचालय में जाके वोट डालते हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो शौचालय बनाया, जिसका तो दरवाजा नसीबान है, उस शौचालय में जाके आप वोट डालते हैं। ये कांग्रेस का देन है कि आप प्राथमिक पाठशाला में जाकर वोट डालते हैं ये? अरे भाई बीच में ना बोलिए। अब सच्चाई सुन के आप बिलबिला जाएंगे, मुझे पता है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के आप एक जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भेजती है, तो आपको बौखलाहट और बिलबिलाहट जरूर हो जाएगी। 2 मिनट सुन लीजिए जरा, जो सच है उसको सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा आपको। सुनील जी मौका दूंगा। जो हर जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय कांग्रेस ने बनाया है, ये किसका देन है? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जैसी एक बड़ी संस्था जो एशिया में टॉप पर आती है, ये किसकी देन है? तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके देन है? आप हमको बता दीजिए, आप हमको बताइए। तमाम प्राथमिक पाठशाला से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक, गांव से लेकर के, जिले से लेकर के और देश। अरशद जी वो ये कहना चाहते हैं, अरशद जी वो कहना चाहते हैं विकास तो किया, लेकिन उतना विकास नहीं किया जितना जरूरत था, समय के हिसाब से नहीं किया। आप 10 साल में बता दीजिए ना कि नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी कांग्रेस राष्ट्र अलग बना दिया है? आपने बहुत, अरे भाई मेरे किसान पर भी आ रहा हूँ। मैं जिला कुशीनगर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पडरौना में नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे और बंद चीनी मिल को चालू कराने का 100 दिन के अंदर वादा करके गए थे और उन्होंने कहा था कि इसी चीनी का चाय पीऊंगा। 10 साल बीत गए भैया, आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। देवरिया जिले में आए थे और कहे थे कुशीनगर के जस्ट बगल में है कि मैं एक नया चीनी मिल यहाँ पर खोलूंगा। 10 साल हो गया भैया, चीनी मिल नहीं खुला। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे और 2022 तक ही कहा था। 2024 आ गया, किसान सड़कों पर आंदोलन करता रहा। 700 किसानों, भैया सुनिए, 700 किसानों की शहादत हो गई और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये पूरा देश सर्वसार है कि देश की सत्ता नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने सौंपा था, किसके लिए? क्या उद्योगपतियों के हवाई जहाज में घूमने के लिए? क्या उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए? क्या एक कोविशील्ड जैसी कंपनी बनाने वाली दवाई जो कोविशील्ड बनाई थी उसे बहुत कुछ चंदा लेने के लिए? अरे भैया मेरे भैया, आज आपको जानकारी नहीं है? 45,000 की गाड़ी आज 1 लाख की बिक रही है भाई। 2 रुपए की दवाई 20 रुपए की बिक रही है और इन दवाई बनाने वाली कंपनियों से भी नरेंद्र मोदी जी ने चंदा लिया। भाई मेरे 2 मिनट बोल तो लेने दीजिए। अब सच्चाई आप सुन नहीं पाओगे, देश की जनता के सामने सच्चाई आप जाने नहीं देना चाहते हैं। नहीं, आपके जैसे लोगों को लाके बताया जाता है कि आप इंटरप्ट करो, आप चिल्लाओ, सच्चाई को जनता के बीच तक जाने से रोको। यही आप लोगों का काम है, यही आप लोगों का काम है। और हार देखिएगा, आपकी हार ऐसी होगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी। घबराइए नहीं, जनता ने 4 चरण के चुनाव भी तय कर दिए हैं। इस देश की जनता ने
4 चरण के चुनाव में ही तय कर दिया है कि देश में हम लोग देश में जो आंधी चल रही है ना, उस आंधी का नाम राहुल गांधी है और जिसका सामना नरेंद्र मोदी के मानता पक्का नहीं है। भाई मेरे, हाँ 4 जून को मिलेंगे, फिर मिलेंगे पूरे 27। ठीक है अरशद जी, ठीक है अरशद जी, आपकी बात आ गई है, जवाब ले लीजिए। आप कहाँ बोलने दिए? ये तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ना, अब ये बोले तो मुद्दों बोले ना, आप मुद्दों में बोले, जल्दी बोलिए। मुद्दों बोलने नहीं दूंगा इनको, मैं अब किसी को नहीं बोलने दूंगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय हो या सुनील त्रिपाठी जी हो। वो कहाँ कुछ बोल रही है, वो तो आपको सुन रही है चुपचाप, आप बोलिए ना। तड़ीपार कर दीजिएगा आपको यहाँ से। अब की बार भाजपा तड़ीपार, देश की जनता यही कह रही है कि अब की बार भाजपा तड़ीपार। आप मुद्दों बात करिए, मुद्दों पर। ये इस तरह की जो चुनावी जुमलेबाजी तो रोज होती है, मुद्दों बात करें। कैसे सीटें आ रही, कहां से आ रही हैं? 272 सीटें कहां से आ रही इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन, अरे आप तमिलनाडु में देखिए ना, 39 के 39 सभी मीडिया चैनल जो नोएडा में बैठी है, जो कभी गाँव में नहीं जाती है, वो चैनल भी बता रही है कि 39 के 39 तमिलनाडु में कांग्रेस जीत रही है, उनके गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। तमिलनाडु में 39 के 39, केरल में 20 के 20। आप हरियाणा चले आइए, देश हरियाणा की जनता इतनी नाराज है जो आज इनको बाहर भगाना चाहती है। आप वहाँ अल्पमत में बीजेपी की सरकार चल रही है। आप यूपी से कितनी आती? यूपी से एक आदिवासी मुख्यमंत्री, इनको सबर नहीं हुआ, आदिवासी समाज पर इन्होंने कुटारा। अरशद जी, यूपी से कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी से कहाँ? यूपी में 50 से एक कम सीट नहीं आने वाली है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि देश की जनता इंडिया के साथ खड़ी है। तो गिरो उधर इंडिया की अब जवाब तो ले लीजिए, फिर जवाब में समय कम बचा। अपर्णा जी तो गिरा दो क्या इनको? जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, पहले फिर आगे आऊंगा। जवाब ले लीजिए अपर्णा जी, बोलिए। यूपी से 50 सीटें आ रही इंडिया गठबंधन की। सबसे पहले तो मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करती हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक के शब्द इस्तेमाल करते हैं और ये कह रहे हैं आपके राजा महोदय कांग्रेस प्रवक्ता कि आपने कहा से कौन से वरिष्ठ पत्रकार हो आप बिलबिला रहे हैं, आप छटपटा रहे हैं। अरे आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब, आप ये जरा देखिए, कोई तो सीमा रखो। देखो मैं एक बात आपसे बता दूं रजा महोदय कि इस देश की जनता सब कुछ एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन आप अपने से बड़े की तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं बात कर रही हूँ आपसे कि कभी किसी ने भी अगर आपसे तू तड़ाक से बात करी हो तो मुझे आप बताइए, आपकी ये भाषा की मर्यादा का आप क्यों नहीं वापस लीजिए? नहीं अपर्णा जी तू तड़ाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप वो ये आक्षेप लगा रहे थे कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, तू तड़ाक नहीं की उन्होंने। ठीक है अरशद जी, मैंने आपकी बात रख दी है, ठीक है, बोलिए अपर्णा जी आगे। हाँ उनकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आवाज नहीं आ रही तो सुनिए। ठीक है अरशद सुन लीजिए, अरशद जी सुन लीजिए। नहीं तो मैंने सफाई दे दी आपकी तरफ से, बात रख दी है। बोलिए अपर्णा जी, मुद्दों बात करिए, मुद्दों पर बात करिए। जी हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए, मैंने क्या बोला? आवाज उनकी बहुत कम है। इन्होंने बोला है कि 272 सीटें हम लेके आएंगे, हरियाणा से सीटें आ रही है, यूपी से 50 सीटें आ रही हैं, तमिलनाडु से पूरे 39 सीटें आ रही हैं और इस तरह से 272 पूरी हो जाएंगे। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आए, कुशीनगर के पास में ही है रजा महोदय। ये बताइए कि वायनाड क्यों चले गए? अब मुझे ये बताइए कि अपनी ही दल की सीट को छोड़कर वायनाड तो अब जीत चुके थे, फिर आप रायबरेली क्यों आ गए? सूरत बीच में बोलिए ना, मैं आपकी बीच में कहाँ बोली थी? अरशद भाई बीच में मत बोलिए ना, सुनाई नहीं देगा कुछ किसी को। अरशद जी बीच में मत बोलिए। अगर डिबेट में कुछ समझ में ना आए तो फिर क्या फायदा है डिबेट करने का या बहसबाजी करने का? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, समझ में आना चाहिए ना। बोलिए अपर्णा जी बोलिए। अगर आपका नेता ऐसे डर के भागेगा और अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करेगा तो कहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी? और रही बात आपके जो इंडिया अलायंस के जो आपके ही उत्तर प्रदेश की खास तौर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुखिया जी, उनकी बात करो। अरे उन्होंने पता है घोटालों पर घोटाले किए हैं उत्तर प्रदेश में, शिक्षा घोटाला अलग किया है आपने, आपके बजट में घोटाला 97,000 करोड़ का चेक की रिपोर्ट के हिसाब से वो घोटाला अलग किया है। जब इतने घोटाले करे हैं भर्तियों का, अभी आपको बताया ही वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, तो आप
ये सब जो बातें लाते हैं सिर्फ क्या आपने एक मुद्दे बना रखे हैं कि हमें ये बोलना है और इस पर भारतीय जनता पार्टी फिर बोलेगी। तो कृपया करके तथ्यों पर तो बात बताएं कि आप आखिर जो चुनाव की आज बात चल रही थी, आपने पूरे दारोमदार को खींच दिया और इधर से उधर से बातें ले आए रजा महोदय। तो मुझे कृपया बता दीजिए आप जो कहाँ से उत्तर प्रदेश में 50 ले आएंगे सीटें, जब आप 2 सीटों पर लड़ रहे हैं तो इतना जवाब दे दीजिए। और रही बात हरियाणा की, कहाँ अल्पसंख्यक में चल रहा है, आप जो बातें कर रहे हैं साउथ की, कहाँ से आप इतनी सीटें, वो जगह का नाम तो बताएं कि आखिरकार आएंगी कैसे, उसका कोई समीकरण तो होगा। समीकरणों पर बात क्यों नहीं करते, ऊपर ऊपर मोटा मोटा बोल के जनता को बदलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? कृपया करके इस पर जवाब दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, जो भी बोल रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही मुझे। नवीन जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आपकी बात आ गई पूरी, आपकी बात पूरी हो गई अपर्णा जी? ठीक है। अशोक सिंह बिसेन साहब, आखिरी जवाब से लेना चाहूंगा, 50 सीटें कैसे यूपी में आ रही है, 30 सेकंड में बताइए मुझे। इसलिए कि आज जो है जनता में जितने भी अगड़े पिछड़े हैं सारे हमारे भाई हैं। आज जो है बेरोजगारी जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिस प्रकार से लोगों को टारगेट करके जो है प्रताड़ित किया गया है, आज जनता, आज जो है अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण ठाकुर सारे लोग, ठीक है, सारी जातियां आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ कोई नहीं है, इसलिए 50 सीटें आ रही हैं। पीडीए की आवाज बन चुके हैं। आज जो है अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज जनता जो है स्वयं जो है लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अपने हक और पिछड़ों की जो बातें हैं उसकी रक्षा के लिए जो है चुनाव लड़ रही है। ठीक है अशोक जी, ठीक है, समय खत्म हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।